जय हिंद बच्चों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट में। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है स्टैटिक जीके की, तो जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। हम यहाँ पर जो स्टैटिक जीके का पार्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये उस पर्पज से कि आप अगर एफकैट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट में आप पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए फायदा हो जाए। अदरवाइज एज अ टॉपिक अगर मैं बात करूं तो टीचर ऑफलाइन क्लास में इसके कंसेप्चुअल नॉलेज को लेकर के एग्जांपल के साथ विद प्रैक्टिस पेपर जब समझाता है तो थोड़ा डिटेल में बताता है। लेकिन बच्चे को अगर केवल स्टैटिक जीके तक ही अपना पोर्शन, अपनी नॉलेज को रखना है तो उसके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूजफुल है और बेनिफिशियल है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ओशनिक करंट के ऊपर है, समुद्री जलधारा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बच्चों सबसे पहले ओशनिक करंट, ये जो टर्म है, जो समुद्री जलधारा है, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखो, यहां मैंने सबसे पहले हमने डेफिनेशन आपको दी है कि समुद्री जलधारा का मतलब कि जो ओशनिक करंट होते हैं, दीज आर व्हाट कंटिन्यूअस प्रिडिक्टेबल, यानी कि अनुमान लगाने वाले, जिनका डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शन में यहां पर क्या होता है, दिशा, जिनका एक प्रॉपर दिशा है और ये मूवमेंट है किसका, समुद्र के पानी का। इसको मैं अब थोड़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मानकर चलो कि यहां पर आप एक समुद्र के बीचों बीच हैं, यहां पर एक पर्टिकुलर नाव पर आपको बिठा दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो नाव अगले दिन वहीं पर आपको मिलेगी? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये जो समुद्र में के बीचों बीच हमने इस नाव को छोड़ा था, वो नाव किसी पर्टिकुलर दिशा में जा चुकी होगी, यानी कि समुद्र का जो पानी है वो ठहरा हुआ नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो चलायमान है। तो यहां पर जो मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूं, द मास मूवमेंट ऑफ सी वाटर, समुद्र में पानी का, समुद्र की जलधारा का एक निश्चित दिशा में बहना एक वेलोसिटी के साथ, दिस इज कॉल्ड एज ओशन करंट। तो मैंने यहां पर डेफिनेशन समझाने का प्रयास किया है। यहां लिखा है, देखो, इट इज अ मासिव मूवमेंट, समुद्र के पानी का मास मूवमेंट। और ये जो मास मूवमेंट है, ये कुछ कुछ फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित है। इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये मास मूवमेंट होता है, और उनमें वो वेरियस फोर्सेस कौन कौन सी हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। और ये समुद्री जलधारा जो है एक नदी की तरह भी बह सकती है। और ओशन का जो पानी है, ये जो समुद्री जलधारा जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें तीन वर्ड्स हैं। जैसे यहां मैंने लिखा है, एक वर्ड लिखा है ड्रिफ्ट, एक लिखा है करंट, और एक लिखा है स्ट्रीम। इन तीनों को भी समझते हैं ये क्या है। अगर समुद्री जलधारा कहीं पर किसी भी दिशा में बह रही है जिसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन ना हो, उसे आप ड्रिफ्ट कहते हैं। समुद्र के पानी का मूवमेंट ऑफ सी वाटर इन एनी डायरेक्शन, जहां पर निश्चित दिशा ना हो, उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं नॉर्थ ड्रिफ्ट या फिर साउथ ड्रिफ्ट, आपने सुना होगा जब आपने ओशन करंट का टॉपिक पढ़ा होगा। करंट का मतलब क्या होता है कि अगर समुद्री जलधारा का डेफिनेट, यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं बेटा मैं, डेफिनेट, अगर ये समुद्री जलधारा का डेफिनेट डायरेक्शन हो जाए, ठीक है, या और एक वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट से ज्यादा होगी, तो अगर समुद्री जलधारा एक निश्चित दिशा में बह रही है और एक गति के साथ, उसको ओशनिक करंट कहते हैं। बात समझ में आई? वहीं पर स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे कि कोई नदी, देखो ये एक नदी बहुत तेजी से बहती है, तो अगर उसकी वेलोसिटी एक नदी की तरह हो, हाई वेलोसिटी के संग बहे, तो उसे स्ट्रीम कहते हैं। तो मैंने आपको तीनों के बारे में बताया। अगर दिशा निश्चित नहीं है तो ड्रिफ्ट, अगर दिशा निश्चित है वेलोसिटी के साथ तो करंट, और नदी के तरह है तो स्ट्रीम। अब ये जो पानी का मूवमेंट है, यहां मैंने मेंशन करा है कि पानी का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर हमने कौन से मूवमेंट की बात करी है बेटा? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की। जब भी अगर आपको पेपर में ये वर्ड समझ में आए, अगर आपने वर्ड पढ़ा ड्रिफ्ट, करंट या स्ट्रीम, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, समुद्री जलधारा का एक दिशा में हॉरिजॉन्टली मूव करना। तो यहां मैंने लिखा है, देखो, हॉरिजॉन्टली। तो दिस हॉरिजॉन्टल वर्ड इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम। अगर मैं वर्टिकली की बात करूं तो वर्टिकली मूवमेंट जो होता है वो उसको हम कहते हैं अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग।
अपवेलिंग डाउनवेलिंग मतलब भाई जो गर्म पानी होता है, आपको मैं बता देता हूं, देखो यहां पर डायग्राम से आपको पता चल रहा है, ये आपका मूवमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ये आपका वर्टिकल मूवमेंट। अब वर्टिकल मूवमेंट में क्या होगा, गर्म पानी मानो यहां से किसी पर्टिकुलर दिशा की तरफ चला गया है ना, तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, तो गर्म और ठंडे पानी के तापमान में फर्क होगा, डेंसिटी में मानो अगर फर्क हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, पानी का, ठंडे पानी और गर्म पानी के बीच में वर्टिकल मूवमेंट होगा। तो यहां पर हम आज किसकी बात करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, इसको हम कहते हैं ओशनिक करंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओशनिक करंट के फैक्टर्स की, कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। तो मैंने यहां पर फैक्टर्स की सबसे पहले बात करी है, हमारी जो पृथ्वी का रोटेशन है, भाई हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो अगर कोई चीज घूम रही है तो उसके ऊपर जो लिक्विड स्टेट में मैटर है वो भी तो उसके संग रोटेट करेगा। ठीक है, अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ये तो आपको पता है। अब जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो मुझे बताओ पानी किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप ध्यान दें, कई बच्चे यहां पर ऐसा सोचते हैं कि अगर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो पानी भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, जबकि ये गलत है, पानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस मार्कर को, इस पेन को मगर ऐसे रोटेट कराऊं, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो पानी तो उसकी विपरीत दिशा में जाएगा ना। जैसे ये एक पाम है, मैं इसको आगे की तरफ मूव कराता हूं तो उसके ऊपर जो चीज है वो पीछे की तरफ आएगी, इजंट इट। आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी अचानक से आगे चली तो आपको पीछे की तरफ एक फोर्स महसूस होगा ना। तो ध्यान रखना कि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो पानी का डायरेक्शन होगा अपोजिट, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब रोटेशन की वजह से हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर हर जगह, समुद्र के पानी का तापमान अलग अलग है। सॉल्ट, सैलिनिटी का मतलब क्या बेटा, सॉल्ट कंटेंट अलग अलग डिफरेंस है। डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है। हर जगह प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि कहीं पर हाई प्रेशर है, कहीं पर लो प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब स्लोप। ओशनिक रिलीफ यानी कि उच्चावच, ओशनिक रिलीफ का मतलब होता है, ये देख रहे हो, ये कहीं पर गहरा हो गया, कहीं पर ऊपर उठाव हो गया, तो दिस इज ओशनिक रिलीफ। और फिर वायुमंडल के फैक्टर्स, वायुमंडल के फैक्टर में भी टेम्परेचर, इंसुलेशन मैंने क्या होता है, सूरज की रोशनी, सूरज का कितना ताप, कितनी ऊष्मा एनर्जी पृथ्वी तक आ रही है, बारिश हो रही है, प्रेशर है, इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, ये सब फैक्टर्स मिल करके क्या करते हैं, ओशनिक करंट्स को जन्म देते हैं। यानी कि समुद्री जलधारा एक निश्चित दिशा में गति के साथ बहती है, और इन्हीं ओशन करंट्स के कुछ फायदे भी हैं। भाई अगर मैं ओशन करंट की बात करूं तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं, एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन बताता हूं, फिर मैं इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो ओशन करंट्स जो हैं तापमान के आधार पर, पृथ्वी पर जो पोल वाला एरिया है यानी कि ध्रुव, दिस पार्ट, यहां पर टेम्परेचर है बहुत कम, तो यहां पर ग्लेशियर की वजह से जो पानी, जो ग्लेशियर मेल्ट हुआ, समुद्र जलधारा का जो पानी होगा उसमें, और इक्वेटर के पास समुद्री जलधारा का जो पानी का टेम्परेचर होगा उसमें बहुत डिफरेंस है। तो जितने भी ऐसी समुद्री जलधाराएं हैं जो इक्वेटर के पास है वो गर्म होंगी, वो कैसी होंगी, गर्म होंगी। और जितनी भी पोल के पास होंगी, पोल यानी कि ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव के पास होंगी, वो कैसी होंगी, ठंडी होंगी। पहली चीज मैंने क्या बताई, पोल के पास वाली ठंडी और इक्वेटर के पास वाली गर्म। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि इक्वेटर से उठने वाली सारी जलधाराएं अपने रास्ते में पड़ने वाले द्वीपों, महाद्वीपों के से टकरा करके इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये समुद्री जलधाराएं जो गर्म वाली हैं, ये इक्वेटर से पोल की तरफ बहती हैं। कहां बहती है, इक्वेटर से पोल। और समुद्री जलधारा जो ठंडी है, तो ठंडी वाली जो होती है वो पोल से इक्वेटर की तरफ बहती है। एक आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब आप ओशन करंट्स पढ़ेंगे तो इससे आपको उनको पहचानने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखो मैंने कोल्ड करंट के बारे में क्या लिखा है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो कहां से मूव कर रहे हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ।
अब ये जबकि मैंने वार्म करंट में क्या लिखा है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर से किसकी तरफ चलेंगे, पोल की तरफ। अब मुझे बताओ ठंडा पानी इवेपोरेट होगा या गर्म पानी, तो आप कहेंगे सर गर्म पानी इवेपोरेट होगा। तो गर्म पानी क्या करता है, गर्म जलधारा जो है इवेपोरेट होने की वजह से कन्वेक्शन करंट्स बनाती है, कन्वेक्शन करंट्स बनाती है तो वो बादल बनाएगी, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। तो बेटा जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये रेनफॉल लेकर आती हैं, ये वहां पे टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जबकि ठंडी जलधारा क्या करती है, कोल्ड वाटर समुद्र किनारे लेकर आती है। तो ये करंट्स क्या होते हैं, ये ज्यादातर आपके कहां पाए जाते हैं, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर। आप जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखेंगे तो हर मैक्सिमम जितने भी रेगिस्तान अगर आपने विश्व में देखे हो, आपने पढ़े हो, तो ज्यादातर रेगिस्तान किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में क्यों है, उसका सबसे बड़ा एक फैक्टर कोल्ड करंट माना जाता है। मैंने यहां पर लिखा है दीज करंट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। उससे क्या होगा, अगर किसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में कोल्ड करंट है तो यहां पर समुद्री जलधारा ठंडी होने की वजह से इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, कन्वेक्शन करंट्स नहीं बनेंगे, कन्वेक्शन करंट्स के ना बनने से बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो यहां पर आपको रेगिस्तान मिलेंगे। विश्व में ज्यादातर रेगिस्तान पश्चिम मार्जिन्स पर, वेस्टर्न मार्जिन्स पर है कॉन्टिनेंट्स के। उसका मैंने कारण आपको बताया है, कोल्ड करंट का वहां पर होना। एग्जाम्पल अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। आपने अफ्रीका में नामिब डेजर्ट सुना होगा, जो कि ठंडी जलधारा की वजह से अफ्रीका के पश्चिम साइड में है। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, वहीं पर मैंने यहां पर एक जगह क्या लिखा है, यहां पर, यहां देखें आप, जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये कोस्टल एरिया में टेम्परेचर को बढ़ा देती है और ये पूर्वी हिस्सों पे, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर यहां पर आपको ऐसी समुद्री जलधाराएं गर्म मिलेंगी, ठीक है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द हाई लैटिट्यूड्स। तो ये तो मैंने आपको गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में बताया। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो पहला आपको मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली विशेषता आप ध्यान रखेंगे, रेनफॉल, ठीक है। जो गर्म जलधारा होती है वो बारिश करेंगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगी, वो टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तीसरा, जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो किसी भी ऐसे इलाके की तरफ जब जाएंगी जहां ठंडा है, बर्फ है, ग्लेशियर है, तो वहां के पानी को जमने नहीं देती, तो वहां पर नेविगेशन इजी हो जाता है। वहां पर नेविगेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाएगा। भाई वहां पर कभी भी पानी जमेगा नहीं, पानी के ना जमने से 12 महीने वहां पर शिप्स का आवागमन जारी रह सकता है। तो ये तो हो गए कुछ फायदे। तो इन समुद्री जलधारा के कुछ नुकसान भी हैं। एग्जाम्पल, पहला नुकसान क्या हो सकता है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो टाइटैनिक मूवी का जो इंसिडेंट हुआ था वो आइसबर्ग की वजह से हुआ था। तो जो जितनी भी ठंडी जलधाराएं होती हैं वही तो इतने बड़े बड़े आइसबर्ग को मूव कराती हैं, और वो आइसबर्ग की वजह से एक्सीडेंट्स होने के खतरे बढ़ जाते हैं। दूसरा, इन्हीं ठंडी जलधारा, देखो पहला मैं लिख देता हूं आइसबर्ग्स, दूसरा फॉग। फॉग भी, ये ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं, फॉग का निर्माण कर सकती हैं, क्योंकि जब ये ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से मिलती है तो फॉग का निर्माण हो सकता है, और फॉग की वजह से भी कई पर्टिकुलर एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं हो जाती हैं। अच्छा, अभी इसमें ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के एक यहां पर फैक्टर मैं आपको लिखवा रहा हूं। जहां पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलेंगी तो आप ध्यान रखना, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या है इसका कारण, जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेंगी वहां पर बेटा ये अपने संग न्यूट्रिएंट्स को लेकर आती हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स के वहां आने से फाइटोप्लैंक्टन्स का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स का निर्माण हो जाता है। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स जब पनपेंगे, वहां पर एल्गीज पनपेंगी, तो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए जूप्लैंक्टन्स आएंगे। ठीक है। अब ये जो जूप्लैंक्टन्स हैं इनको खाने के लिए फिर प्राइमरी
कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो आप समझिए कि एक पूरी मरीन इकोसिस्टम वहां पे डेवलप हो जाएगा। तो यही कारण है कि विश्व में कुछ फिशिंग ग्राउंड्स, समुद्री जलधाराओं, जहां पर दो समुद्री जलधाराएं अपोजिट कैरेक्टर्स की मिलती हैं, वहां पर फिशिंग ग्राउंड्स पनपते हैं और इकोनॉमिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो उनके बारे में भी अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो फिलहाल मैंने आपको वार्म करंट और कोल्ड करंट के कुछ फैक्टर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां पर जलधाराएं मिलती हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बेटा देखो, ये एक वर्ल्ड मैप आपके सामने है। ओशन करंट्स को समझने से पहले आपको वर्ल्ड मैप में, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है, मैं आपको बता देता हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमने वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी हैं, आप उसमें जाकर देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड मैप में एक एक कॉन्टिनेंट को बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो यहां हम उसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे ये आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है ना, नीचे अंटार्कटिका। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी जानकारी आपको क्यों होनी चाहिए, अब उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। ओशन करंट्स के बारे में मैंने आपको 2-3 चीजें बतानी है, जिसमें पहली चीज ये है कि ओशन करंट्स जो है बेटा, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल सा लॉजिक आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी ओशन करंट का नाम वहां की जगह पर रखा जाता है। ठीक है, पहली चीज, जितने भी ओशन करंट हैं सभी ओशन करंट्स के नाम वहां की जगह पर रखे गए हैं। दूसरा, केवल 3 ओशन करंट ऐसे हैं जिनका नाम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर रखा गया है। ध्यान रखेंगे, ओशन करंट के नाम या तो किसी जगह, प्लेस के ऊपर रखे गए हैं। केवल 3 ओशन करंट ऐसे हैं जिनके नाम किसी व्यक्ति विशेष पे रखे गए हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको जगह के नाम, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको पता है तो आपके लिए इजी हो जाएंगे ओशन करंट्स को समझना। मैं एक एक समुद्र पर, एक एक समुद्र की जलधारा को स्पेसिफाई करने वाला हूं, आप उसको प्रॉपर नोट करते रहेंगे, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा, कुछ लॉजिकल बातें मैं आपसे पहले कर लेता हूं। आप मुझे बताएं, अगर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, तो पानी कहां जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट। ये है नंबर 1, ये पहला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि इक्वेटर से नीचे वाले पार्ट को। अच्छा, दूसरा, जो ट्रेड विंड्स हैं, आपने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी होंगी, तो ट्रेड विंड्स जो हैं वो कैसे चलती हैं? तो आप कहेंगे सर वो चलती हैं ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट। तो ये दूसरा कारण है कि जो समुद्री जलधाराएं आपको इक्वेटर के पास मिलेंगी वो आपको पूरब से पश्चिम जाती हुई दिखेंगी। दोबारा सुन लो, पहला कारण क्या है? ये कि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो आप खुद सोचो, एक थाली आपने ली, एक प्लेट में पानी है, आप उस प्लेट को अचानक से खिसकाएंगे, अगर अचानक से अपनी तरफ पुल करेंगे तो पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन की वजह से पानी, समुद्री जलधारा पूरब से पश्चिम जा रही है। दूसरा, ट्रेड विंड के प्रभाव में हवाएं समुद्री जलधारा को पुश करेंगी, समुद्र के पानी को, सरफेस वाटर को पुश करेंगी, तो वो भी कहां से पुश करेंगी? ईस्ट टू वेस्ट। इतना क्लियर है? अब समुद्री जलधाराएं किस ओशन में कैसे कैसे चल रही हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जगह याद करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए, ये आपका फ्लोरिडा है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर कैरेबियन आइलैंड है, और कैरेबियन आइलैंड में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है एंटिलीज। क्या पड़ती है? एंटिलीज। यहां पर फ्रेंच गायना है, और फ्रेंच गायना की कैपिटल केन्स है। तो आपको यह ध्यान रहे होगा, ओशन करंट की जलधाराओं के नाम भी तो यही है। जो समुद्री जलधारा फ्लोरिडा के पास बह रही है उसका नाम फ्लोरिडा करंट हो गया, जो कैरिबियन आइलैंड के पास बह रही है उसका नाम एंटिलीज करंट हो गया, जो फ्रेंच गायना के पास बह रही है उसका नाम क्या हो गया? केन करंट हो गया। अब देखो, यहां पर कैलिफोर्निया है तो इसका कैलिफोर्निया करंट हो गया, यहां पर अलास्का है तो इसका नाम अलास्का करंट हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, ये ब्राजील है तो यहां पर समुद्री जलधारा जो बहेगी उसका नाम ब्राजील करंट हो गया। फिर अफ्रीका में यहां अंगोला है, अंगोला में एक जगह पड़ती है बेंगुएला, तो इस जलधारा का नाम बेंगुएला करंट हो गया।
ये मेडागास्कर है तो यहां पे समुद्री जलधारा का नाम मेडागास्कर करंट हो गया। ये मोजाम्बिक है तो यहां की समुद्री जलधारा का नाम मोजाम्बिक करंट हो गया। साउथ अफ्रीका में यहां पर एगुलाज नाम की जगह है तो इस करंट का नाम एगुलाज करंट हो गया। तो समुद्री जलधारा को याद करना बहुत इजी है, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किस जगह के समुद्री जलधारा की बात हो रही है। तो अगर इस जगह की समुद्री जलधारा की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए यहां कैलिफोर्निया है तो उस करंट का नाम भी कैलिफोर्निया करंट होगा। अगर वो फ्लोरिडा के पास से बह रहा है, मानो यहां से बह रहा है, यह है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड का ये पार्ट है ईस्ट, ये पार्ट है वेस्ट, तो यहां पे जो समुद्री जलधारा है उसका नाम है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। यहां पर एक समुद्र पड़ता है जिसका नाम है लैब्राडोर सी, तो इस समुद्री जलधारा का नाम है लैब्राडोर करंट। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा है कि ओशन करंट्स को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये जगह के नाम अच्छे से पढ़े हैं, याद है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ओशन करंट्स को समझना और उसको ग्रैस्प करना। तो अब मैं एक एक ओशन करंट्स को समझाने वाला हूं। पहले हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन की। अब आप देख रहे हैं ये इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पैसिफिक, इसके नीचे साउथ पैसिफिक। मैं आपको गर्म और ठंडी जलधारा दोनों को डिफरेंट कलर से मेंशन करूंगा जिससे आपके लिए और बेहतर हो जाए। तो देखो इक्वेटर, पूरे इक्वेटर पे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, यहां पर एक समुद्री जलधारा चल रही है। क्यों चल रही है उसका कारण मैंने आपको बताया, ये पश्चिम, पूरब से पश्चिम चल रही है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब जा रही है, हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, और दूसरा ट्रेड विंड पूरब से पश्चिम चल रहे हैं। तो ये दो कारणों की वजह से समुद्री जलधारा ईस्ट टू वेस्ट आ रही है। अब ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्थ, तो इक्वेटर के पास जो समुद्री जलधारा होंगी उसे कहेंगे इक्वेटोरियल करंट, लेकिन इक्वेटर के ऊपर वाली को कहेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और इक्वेटर के नीचे वाली को साउथ इक्वेटोरियल करंट। इतनी क्लियर हुआ। अब आप मुझे बताओ कि ये जो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर की जो बाउंड्री है, ये प्रशांत महासागर एक टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर है, उसका नाम है पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट की जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है अर्थक्वेक प्रोन एरिया, वॉल्केनिक प्रोन एरिया, सुनामी प्रोन एरिया। मतलब ये इसकी बाउंड्री पर विश्व के मैक्सिमम ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी से उद्गार जब होता है तो ब्लैक सॉइल निकलती है ना, काली मिट्टी, तो वो मिट्टी जब पानी में मिलेगी तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, जापान, ये है आपका जापान, ठीक है, तो जापान में ब्लैक माने होता है कुरु, जापान में ब्लैक माने कुरु, और समुद्र का पानी नमकीन होता है तो सॉल्टी का मतलब होता है शियो। तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब फिलीपींस के, ये फिलीपींस है, फिलीपींस से होता हुआ जापान की तरफ जाएगा तो जापानीज लोगों के लिए जो समुद्री जलधारा ये इक्वेटर से आ रही है वो इसको कहेंगे कुरुशियो करंट। क्या कहेंगे बेटा, कुरुशियो। तो कुरु माने क्या है, ब्लैक, शियो माने नमकीन। अच्छा, यही समुद्री जलधारा कोरिया की तरफ जो जा रही है, एक समुद्री जलधारा तो ऐसे चली गई, मुड़ गई जापान के ईस्ट में, एक कोरिया की तरफ चली गई। तो कोरिया के लोग इसी समुद्री जलधारा को बोलेंगे तुशीमा करंट। क्या कहेंगे, तुशीमा करंट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये गर्म होगी कि ठंडी, उसके लिए मैंने आपको बताया जितनी भी समुद्री जलधाराएं हैं, इसको याद करने के लिए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दो। हमारी पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखें, इक्वेटर पर 12 महीने टेम्परेचर ज्यादा रहता है। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारी पृथ्वी मान लो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैप्रिकॉन। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूरज देवता जो है ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर ज्यादा भी रहता है। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से पानी के तापमान में भी क्या आएगा, अंतर आएगा। तो यहां पर जो पानी का तापमान होगा वो गर्म होगा। इसके कंपैरिजन में ध्रुव यानी कि पोल्स पर जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। तो यहां पर जो समुद्री जलधाराएं होंगी वो ठंडी होंगी। तो इसीलिए जो समुद्री जलधाराएं हैं वो जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है वो ठंडी होंगी, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है वो गर्म होंगी। तो क्या आपको बताने की जरूरत है, अगर आपको उसका डायरेक्शन पता है
तो आप तुरंत बता देंगे कि ये गर्म है कि ठंडी है। लॉजिक क्या है? पोल से इक्वेटर की तरफ आने वाली ठंडी और इक्वेटर से पोल की तरफ जाने वाली गर्म। अच्छा, अब अगर आप मुझसे प्रश्न करेंगे, सर पोल से इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से पोल की तरफ ये जल धारा क्यों चल रही है, तो उसको भी लॉजिक समझो। इक्वेटर पे जो है बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होने की वजह से वहां का सी लेवल राइज हो जाएगा। तो जब सी लेवल राइज हो जाएगा तो देखो यहां सी लेवल यहां पहुंच गया, तो यहां सी लेवल ऊपर तक है, तो समुद्र का लेवल ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है। पोल पर क्या होगा? अब पोल पर देखो, क्योंकि पोल्स पर बर्फ है तो बर्फ के जमने की वजह से वहां का सी लेवल ऊपर हो गया, तो इसीलिए पोल से भी समुद्री जलधारा नीचे की तरफ आएगी। बात समझ में आ गई? समुद्री जलधारा पोल से और इक्वेटर से किस तरफ जा रही है, इक्वेटर से क्यों जा रही है और पोल से क्यों आ रही है, मैंने उसका दोनों का कारण बता दिया। तो मैंने एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ा। अब आपको चीजें क्लियर हो रही है। अब हम इस पर्टिकुलर समुद्री जलधारा को पकड़ लेते हैं और इसके संग संग कनेक्ट करते हुए मैं सारी समुद्री जलधारा पैसिफिक ओशन की बताने वाला हूं। क्लियर हो गया? नोट कर लिया होगा आपने? गुड। तो बच्चों देखो, अब ये आपका ऊपर है आर्कटिक ओशन, यहां से जो समुद्री जलधारा आ रही होंगी, यहां से जो समुद्री जलधाराएं होंगी वो कैसी हो रही होंगी? ठंडी, वो ठंडी जलधाराएं। अब ये जो ठंडी जलधारा आ रही है, यहां पर पड़ता है आपका एक आइलैंड जिसका नाम है कुराइल आइलैंड। क्या नाम है बेटा? कुराइल आइलैंड। तो कुराइल आइलैंड की वजह से इस समुद्री जलधारा का नाम क्या पड़ा? कुराइल। अच्छा, रशिया जो है ये रशिया का पार्ट है, तो रशिया के लोग इसी समुद्री जलधारा को अपनी भाषा में इन्होंने इसको अलग नाम दिया। यहां पर एक समुद्र है जिसका नाम है ओखोटस्क सी, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया ओखोटस्क समुद्री जलधारा। क्लियर हुआ? अच्छा, जापान के लोग इसको अपनी भाषा में एक नाम देते हैं, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है, तो जापानीज भाषा में ऊपर से आने वाली को कहते हैं ओयो, और शियो मैंने आपको बताया नमकीन, तो इसी समुद्री जलधारा का नाम हो गया ओआशियो। क्या नाम हो गया बेटा? ओआशियो जलधारा। तो ये 3 समुद्री जलधाराएं मैंने ब्लू कलर से लिखी है, तो ये ठंडी है क्योंकि ये ऊपर से आ रही है। यही समुद्री जलधारा जो है, 3 तरह की समुद्री जलधारा, क्यों? रशिया, जापान और कुराइल आइलैंड की वजह से इनके 3 नाम हो गए। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये समुद्री जलधारा जो है ये बड़ी जिद्दी है, ये समुद्री जलधारा आगे चलेगी इस ठंडी जलधारा से मिलकर के। अब यहां ध्यान रखना, ये ठंडी समुद्री जलधारा से मिलकर के फिशिंग ग्राउंड्स बनाएगी। जब भी गर्म और ठंडी समुद्री जलधारा मिलती है तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स पनपते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स के पनपने से वहां पर फिशिंग ग्राउंड्स पनपते हैं, एक मरीन इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो यहां गर्म और ठंडी समुद्री जलधारा के मिलने से फिशिंग ग्राउंड्स यहां पर पाए जाते हैं। ये आप एक पॉइंट अलग से नोट करना। अच्छा, अब ये जो कुरुशियो करंट है, ये कुरुशियो करंट जो है इनसे टकरा करके आगे चला कहां की तरफ? उत्तर। अब उत्तर में ये आपका आ गया अलास्का। क्या आ गया बेटा? अलास्का। तो क्योंकि ये समुद्री जलधारा अलास्का पहुंची, तो इसीलिए इस समुद्री जलधारा का नाम क्या पड़ेगा? अलास्का करंट। मैंने बोला ना जगह के नाम पे। अच्छा, अब क्योंकि ये समुद्री जलधारा अलास्का पहुंची, तो काफी देर तक अलास्का में रहने की वजह से, अलास्का में है ठंडा, तो ये समुद्री जलधारा अब हो जाएगी ठंडी। तो अब ये समुद्री जलधारा जब नीचे की तरफ अपना रुख करेगी, डायरेक्शन करेगी, तो अब ये कैलिफोर्निया की तरफ जा रही है, तो इसी वजह से इस समुद्री जलधारा का नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया करंट। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो समुद्री जलधारा है उत्तरी गोलार्ध की, ये क्लॉकवाइज चल रही है। कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज। ये इस तरफ मुड़ी, इस तरफ क्यों मुड़ी? ट्रेड विंड के प्रभाव में। फिर ये इस तरफ क्यों मुड़ गई? तो वेस्टर्लीज के प्रभाव में। अगर आपने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी हो तो ध्यान रखना, प्रेशर बेल्ट्स में ट्रेड विंड तो ऐसे चलती है और वेस्टर्लीज ऊपर की तरफ चलती है। ट्रेड विंड पूरब से पश्चिम और वेस्टर्लीज पश्चिम से पूरब। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लियर हुआ? अब हम दक्षिण साउथ पैसिफिक ओशन की भी बात कर लेते हैं। जो साउथ पैसिफिक ओशन की जलधारा जब ये ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी, तो आप मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा है पूरब, ये है वेस्ट,
तो इस समुद्री जलधारा का नाम क्या पड़ेगा? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, इसका नाम क्या पड़ेगा? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक चीज और यहां नोट करो, जैसे एक समुद्री जलधारा पूरे इक्वेटर पे पूरब से पश्चिम जा रही है, तो ऐसी ही एक समुद्री जलधारा है जो साउथ में एंटार्क्टिका के पास है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। तो वो समुद्री जलधारा क्योंकि एंटार्क्टिका के पास से साउथ में है, तो भैया वो कैसी होगी? ठंडी। और इस समुद्री जलधारा क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आ रही है, तो इसीलिए इसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। क्या नाम है बेटा? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये पूरे समुद्री जलधारा साउथ में चल रही है। अब यही समुद्री जलधारा जब साउथ अमेरिका से टकराएगी, अब यहां पर है चिली और चिली के ऊपर है पेरू, तो अब ये समुद्री जलधारा जब ये चिली और पेरू के तट से होती हुई जाएगी, तो इस समुद्री जलधारा का नाम पड़ेगा पेरू समुद्री जलधारा। क्या पड़ेगा बेटा? पेरू, पेरू करंट। अच्छा, चिली क्यों नहीं पड़ा? उसका कारण सिर्फ यह है कि चिली एक ठंडा देश है और यह समुद्री जलधारा भी ठंडी है, तो उनको यह चीज महसूस नहीं हुई। लेकिन पेरू एक गर्म प्रदेश है, तो यह समुद्री जलधारा जब ठंडी वहां पहुंची तो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया, और इस चीज को रिकॉग्नाइज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे हम्बोल्ट। इसीलिए इस पेरू जलधारा को हम्बोल्ट करंट भी कहा गया। ये क्लियर हुआ? तो अब आप देखो, ये आपका डायरेक्शन हो गया कैसा? कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्या है? क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में जो समुद्री जलधारा चल रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। और ये समुद्री जलधारा जिस जगह से होती हुई गुजर रही है उसी पर उसका नाम, ऑस्ट्रेलिया से गुजरी तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, पेरू से गुजरी तो पेरू करंट। तो आई थिंक सो आपको ये पैसिफिक ओशन का समझ में आ गया है। अब हम अगले समुद्र की तरफ चलते हैं। अब ये आपका दिस इज एटलांटिक ओशन, सॉरी। देखो ये आपका अगेन ये आपका इक्वेटर के पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, इजंट इट? अब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मैंने क्या बताया, जब ये फ्रेंच गायनास के पास से गुजरेगा तो इसी करंट का नाम हो जाएगा केइन करंट। क्या हो जाएगा? केइन करंट। अब जब जैसे ही ये पहुंचेगा कैरिबियन आइलैंड, तो एक समुद्री जलधारा तो ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे चली जाएगी। तो कैरिबियन आइलैंड के पास इसका नाम हो जाएगा एंटिलीज, एंटिलीज करंट। क्लियर हुआ? फिर जब ये पहुंचेगा फ्लोरिडा के पास तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा करंट। इतनी बात समझ में आ गई? यही समुद्री जलधारा जैसे जैसे जिस जगह से होती हुई गुजर रही है तो उस समुद्री जलधारा का नाम भी वैसे ही पड़ता जा रहा है। अच्छा, यहां पर है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए ये फिर समुद्री जलधारा दूसरी समुद्री जलधारा से कनेक्ट हो जाएगी। ये क्या है बेटा? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये कुछ शब्द मैं ऐसे प्रयोग कर रहा हूं, तो अगर जो पहली बार पढ़ रहा है तो उनको मैं क्लियर कर दूं। हमने कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया है कि गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, बे क्या होता है, चैनल क्या होता है। तो हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान दो, ये समुद्री जलधारा पहली और ये दूसरी, जब ये दोनों समुद्री जलधारा मिलेगी तो इनकी स्पीड और तेज हो जाएगी। तो इस वजह से इस एरिया में रहने वाले लोग, उनको यह लगा कि यह समुद्री जलधारा गल्फ ऑफ मैक्सिको से आ रही है, तो इसीलिए इस समुद्री जलधारा का यहां पर बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ क्यों? क्योंकि इनको लगा गल्फ ऑफ मैक्सिको से आ रहा है। और स्ट्रीम क्यों बोला? क्योंकि दो समुद्री जलधाराओं के मिलने से ये इनकी स्पीड और तेज हो गई। क्लियर हुआ? अब आप ध्यान दो, मैंने बताया था कि यह है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड से, ग्रीनलैंड के यह है ईस्ट वाला पार्ट, यह है वेस्ट वाला पार्ट। तो जो समुद्री जलधारा ईस्ट ग्रीनलैंड की तरफ से आ रही है उसका नाम क्या होगा? ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। यह है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। यह है आपका लैब्राडोर सी, तो इस समुद्री जलधारा का नाम क्या होगा? लैब्राडोर करंट। इजंट इट? अब ये ठंडी होगी कि गर्म? आपको दिशा मैंने दिखाई है कि पोल से आ रही है, ध्रुव से आ रही है, तो ठंडी होगी।
मैंने ब्लू कलर से कर दिया। अब अगेन आप देखो, जब ये गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड, ये ठंडी और गर्म जलधारा जब मिलेगी तो फिर यहां पर फिशिंग ग्राउंड्स पनपेंगे, मैंने कहा ना। और यहां पर ये आप देख रहे हो एक आइलैंड है, इसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। तो यहां न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में ही पड़ती है जगह ग्रैंड बैंक। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहां पर मछलियों की भरमार है। क्यों भरमार है? ठंडी और समुद्री जलधारा की होने की वजह से। देखो, समुद्री जलधाराएं नुकसान भी करती हैं तो फायदा भी पहुंचाती है। नुकसान कैसा मैंने बताया था, ये अपने संग आइसबर्ग्स लेकर आती है, ये अपने संग फॉग लेकर आती है। तो इसके फायदे क्या क्या है? गर्म जलधारा जब ठंडे प्रदेशों में पहुंचती है तो वहां पर वातावरण को रहने लायक बनाती है। वहां के पानी को गर्म करके क्या होता है, वहां के पानी को बर्फ में जमने नहीं देती, तो नेविगेशन इजी हो जाता है, इजंट इट। चलिए, अब ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ी। अब जब ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ी तो यही गल्फ स्ट्रीम जो है अपने संग पानी को लेकर गई तो आगे काफी बड़ा एरिया मिल गया। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है इसकी अनेक जलधाराएं विभाजित हो गई। तो इसकी एक जलधारा तो चली गई आइसलैंड से होते हुए ऊपर, एक चली गई नॉर्वे की तरफ, ये क्या है नॉर्वे, यहां पर नॉर्वे है, और एक आपकी चली गई ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ। तो अब जो आइसलैंड के पास से गुजरी तो इस समुद्री जलधारा का नाम एक व्यक्ति विशेष के नाम पर पड़ा है, उसका नाम, उनका नाम था इरमिंगर। क्या नाम था बेटा? इरमिंगर। ये इरमिंगर जो है नेवल ऑफिसर थे डेनमार्क कंट्री के, तो उन्होंने ही इस पर्टिकुलर समुद्री जलधारा को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, तो इनके नाम पर पड़ा ये इरमिंगर समुद्री जलधारा। दूसरा, ये समुद्री जलधारा जो नॉर्वे की तरफ गई इसको बोला गया नॉर्वेजियन। क्या बोला? नॉर्वेजियन समुद्री जलधारा, क्योंकि नॉर्वे की तरफ गई। अच्छा, एक समुद्री जलधारा ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपने पढ़ा होगा, यहां है बे ऑफ बिस्के। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो समुद्री जलधारा है इसका नाम भी एक व्यक्ति विशेष पर पड़ा है और उसका है नाम है रेनेल ओशन करंट, रेनेल समुद्री जलधारा। ठीक है, तो अब यहां पे आपको पता चला 3 समुद्री जलधाराएं किसी व्यक्ति के नाम पर है। मैंने आपको पैसिफिक क्वेश्चन में बताया था हम्बोल्ट बताया, दूसरा इरमिंगर, और तीसरा मैंने बताया रेनेल। तो ये 3 समुद्री जलधाराएं पर ध्यान रखेंगे कि ये व्यक्ति के नाम पर है, बाकी जितनी भी समुद्री जलधाराएं हैं वो वहां के जगह के नाम पर रखी गई है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो गल्फ स्ट्रीम ऊपर जाकर विभाजित हुई, अब ये उत्तर में जाकर के ठंडी हो गई होंगी। अब ठंडी होने की वजह से जब ये नीचे की तरफ आएंगी तो बेटा यही समुद्री जलधारा नीचे की तरफ जब आएंगी तो अफ्रीका के इस वाले एरिया में यहां पर एक आइलैंड पड़ता है कैनरी आइलैंड, तो इसीलिए इस समुद्री जलधारा का नाम हो जाएगा कैनरी करंट। और यहां पर आपका एक कंट्री पड़ती है गिनी, तो इसी वजह से यहां पर जब यह समुद्री जलधारा बहरी होगी तो इसका नाम होगा गिनी करंट। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बेटा नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जो समुद्री जलधारा है वो बता दी। अब दक्षिण की तरफ भी देख लो, साउथ इक्वेटोरियल करंट जब ये चला पूरब से पश्चिम तो यहां पर एक कंट्री कौन सी है, तो आप कहेंगे ब्राजील। तो इसी वजह से इस समुद्री जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? ब्राजील करंट। इधर नीचे से एक समुद्री जलधारा आ रही होगी, ये जो समुद्री जलधारा है यहां पर एक कंट्री एक है फॉल्कलैंड आइलैंड, तो फॉल्कलैंड आइलैंड की वजह से फॉल्कलैंड आइलैंड की वजह से ही इस समुद्री जलधारा का नाम क्या पड़ा? फॉल्कलैंड करंट। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मुझे बताओ कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो ये चली रही है, ये देखो ये वाली जो मैंने आपको भी पैसिफिक क्वेश्चन में बताई थी, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो अब ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है जब ये अफ्रीका से टकराएगी तो इसकी एक जलधारा ऊपर की तरफ जारी होगी, और मैंने बोला कि अफ्रीका के इस हिस्से में कंट्री लाई करती है अंगोला, और अंगोला में एक जगह है बेंगुएला, तो इसीलिए इस समुद्री जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? बेंगुएला। और ये ठंडी है कि गर्म? डायरेक्शन से आपको पता चल रहा है, ये नीचे से आ रही है, पोल की तरफ से आ रही है तो ठंडी है। तो देखो ब्राजीलियन करंट, फॉल्कलैंड हो तो फॉल्कलैंड करंट, बेंगुएला के पास से आई तो बेंगुएला करंट। तो ये आपकी अटलांटिक ओशन की समुद्री जलधाराएं
कंप्लीट। कितना टाइम लगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बात करेंगे इंडियन ओशन। अब देखो इस पे यहां पर यूपीएससी आपको एक क्वेश्चन देगी कि कौन सी ऐसी समुद्री जलधारा है जो सीजन के मुताबिक अपनी दिशा बदल देती है। तो आप यहां ध्यान दें कि अगेन ये वाली जो समुद्री जलधारा जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे से बह रही है उसे क्या बोलेंगे आप, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये तो है ही। अब यहां पर ये समुद्री जलधारा अफ्रीका से इधर से टकरा करके जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर एक कंट्री पड़ती है सोमालिया, तो इसी वजह से इस समुद्री जलधारा का नाम क्या होगा, सोमाली करंट। और आप मुझे बताओ गर्मियों में, समर्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो इस लो प्रेशर की वजह से यहां पर हवाएं कहां से कहां चलती है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ टू नॉर्थ चलने वाली हवाएं इन समुद्री जलधाराओं को दक्षिण से उत्तर की तरफ ले जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ ले जाती हैं समर्स में। आपने पढ़ा होगा साउथ वेस्ट मॉनसून। वहीं पर जब विंटर्स आएंगे तो आपने पढ़ा होगा विंटर्स में हवाओं की दिशाएं चेंज हो जाती हैं, हवाएं नॉर्थ से साउथ चलती हैं। तो जब ये हवाएं नॉर्थ टू साउथ चलेंगी तो यही समुद्री जलधाराओं का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, वापिस उत्तर से दक्षिण। अभी क्या है, समर्स में साउथ टू नॉर्थ, गर्मियों में दक्षिण से उत्तर जा रही है, तो ये सोमाली करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब सर्दियां आएंगी तो इन नॉर्थ ईस्ट मानसून के प्रभाव में यही समुद्री जलधारा का डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण। तो यही कारण है कि विश्व में केवल इंडियन ओशन में ही जो समुद्री जलधारा है वो अपना सीजन के हिसाब से डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। क्लियर हुआ ये? अच्छा, अब इस साउथ इक्वेटोरियल करंट को भी समझो। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जब ये टकराएगा अफ्रीका से होते हुए, इसकी एक समुद्री जलधारा, ये कौन सा आइलैंड है, तो आप कहेंगे मेडागास्कर, तो मेडागास्कर करंट इसका नाम पड़ जाएगा। ये कौन सी कंट्री है, तो आप कहेंगे मोजाम्बिक, तो इस समुद्री जलधारा का नाम क्या होगा, मोजाम्बिक करंट पड़ जाएगा। फिर जब यही समुद्री जलधारा साउथ अफ्रीका पहुंचेगी तो साउथ अफ्रीका में एक जगह पड़ती है एगुलास, तो इस समुद्री जलधारा का नाम हो जाएगा एगुलास करंट। तो देखो मैंने जितनी भी समुद्री जलधारा बताता जा रहा हूं वो जगह के नाम पर बता रहा हूं, तो आपको अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पता है, कंठस्थ है, याद है, तो आपके लिए ओशन करंट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब ऑस्ट्रेलिया भी देख लो भाई बेटा, यहां पर एक जलधारा तो चली रही है जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अब यह समुद्री जलधारा जब ऑस्ट्रेलिया के पास से होकर गुजरेगी तो आपको मैंने क्या बोला था, ऑस्ट्रेलिया के ये वाला पार्ट है वेस्ट और ये वाला पार्ट क्या है, ईस्ट। तो यहां पर समुद्री जलधारा ऊपर से नीचे आ रही है और यहां पर समुद्री जलधारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये वाली गर्म थी, ये वाली कैसी है, ठंडी है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर समुद्री जलधारा का नाम होगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, तो मैंने आपको सभी समुद्र के में आने वाली समुद्री जलधाराओं का पूरा एक डायरेक्शन के साथ, नाम के साथ, लॉजिक के साथ यहां मैंने समझाया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी समुद्री जलधाराएं दिमाग में स्थापित हो गई होंगी, छप गई होंगी, उसमें कहीं ऐसा आपको पॉइंट नहीं लगा होगा कि सर कुछ चीज रटनी पड़ेगी। अब आप देखिए, देखो मैंने यहां पर आपको बताया था कि समर्स और विंटर्स में क्या होता है, तो आप देखें यहां पर डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है ओशनिक करंट ऑफ इंडियन ओशन इन विंटर्स, तो इन विंटर्स में डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और देखो आप, ये है वो समुद्री जलधाराएं जो मैंने आपको पढ़ाई थी, हालांकि इसमें मैंने कुछ और ऐड करी थी। आप देखो प्रशांत महासागर में चलने वाली या अलास्का, ये क्रूशियो करंट है जो ऊपर आया अलास्का में, जब ये कैलिफोर्निया पहुंचा तो कैलिफोर्निया करंट हो गया। इधर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जब पेरू पहुंची तो पेरू करंट हो गया। इधर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये गल्फ स्ट्रीम, पहले केन करंट, एंटिलीज करंट,
फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम। फिर यही गल्फ स्ट्रीम आगे चल करके 3 भागों में डिवाइड हो गई, इरमिंगर, नॉर्वेजियन और रेनेल। इधर ऊपर से आने वाला लेब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। फिर जब ये नीचे की तरफ आई तो यहां पर एक जगह पड़ती है कैनरी, तो कैनरी करंट, यही तो बताया मैंने। फिर इधर ये आपका ब्राजील पड़ता है तो ब्राजीलियन करंट, यहां पर बेंगुला नाम की जगह है तो बेंगुला करंट, इजंट इट। फिर यहां पर देखो एगुलास करंट, क्योंकि इस जगह का नाम है एगुलास करंट। यहां पर सोमालिया है तो सोमाली करंट। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये देखो जापान, मैंने आपको बताया था जापान में इस समुद्री जलधारा को कुरुशियो कहते हैं, ऊपर से आने वाली को ओवाशियो। तो ये समुद्री जलधाराओं का जो टॉपिक है, अब आई थिंक सो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हर बच्चे को ये याद हो जाएगा और आप एक भी प्रश्न इसका नहीं छोड़ेंगे। चलिए मैं आपसे अभी तो फिलहाल विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत बच्चों।